और ये जो कार्बन होता है उस कार्बन को नाम दिया गया है किरैल कार्बन। और ये जो पूरी प्रोसेस जो चलती है उस प्रोसेस को बोला जाता है किरैलिटी। इसको क्या बोलेंगे? किरैलिटी। अब देखें, इसमें जो है लैक्टिक एसिड में हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है, जब दूसरा हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो हमें एक दूसरा लैक्टिक एसिड मिलता है। दोनों सेम है, दोनों कैसा सेम है, बट अंतर क्या होता है, इनमें जो ग्रुप होता है उसका अरेंजमेंट का जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाता है। इस फॉर्म में जब ये अरेंजमेंट रहता है और जब इनको हम रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो ये जनरली जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। इसमें देखा जाए दोनों में तो ये जनरली क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और जो इनका मिरर इमेज होता है वो जस्ट उल्टा होता है, इससे उससे क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए इनमें जो रोटेशन होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसके अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, अब इसमें से ये जो दोनों रूप है लैक्टिक एसिड का, उसके ग्रुप में अंतर होने के कारण ये जो पेयर्स है, दो अलग अलग लैक्टिक एसिड का जो संरचना हमें मिलता है, उस संरचना को एक नया नाम दे दिया गया है, और इस संरचने को नाम दिया गया है इनेंसियोमर। इनेंसियोमर, इसका नया नाम क्या है? इनेंसियोमर। तो क्वेश्चन भी आता है, इनेंसियोमर किसे कहते हैं? इनेंसियोमर किसे कहा जाता है? तो इनेंसियोमर किसको बोलेंगे? जब दोनों कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसे कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन वे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इनेंसियोमर बोलेंगे। ठीक है, इनेंसियोमर बोलेंगे। अब देखो लैक्टिक एसिड में, ये लैक्टिक एसिड का पहला स्ट्रक्चर बना है, जब हम इनका मिरर इमेज देखते हैं तो इनके ग्रुप में अंतर आ गया, ये जो ग्रुप है उनका पोजीशन बदल गया। और जब हम इस लैक्टिक एसिड को, ये जो ए मान लो, सपोज करो मैं इसको ए मान लूं, ये ए वाला जो लैक्टिक एसिड है, ये बी वाले लैक्टिक एसिड के ऊपर हम क्या करें? इसको अध्यारोपित कर दें, मतलब इसके ऊपर ओवरलैप कर दें। तो जब ओवरलैप करते हैं तो देखो यहाँ पर तो क्या है, CCO ग्रुप सेम है, लेकिन जो आपका CH3 ग्रुप है, इनका पोजीशन क्या हो गया? यहाँ पर बदल गया। तो इसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे अध्यारोपित करना चाहेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब ए वाला जो लैक्टिक एसिड है वो बी वाले लैक्टिक एसिड को नहीं ढक पाता है। तो ऐसे कोई भी जो प्रक्रिया जिसमें पहला स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को कंप्लीटली अध्यारोपित नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेंसियोमर। तो डेफिनेशन कैसे दोगे? ऐसे कंपाउंड्स के जोड़े या पेयर्स, ऐसे कंपाउंड्स के जोड़े जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो एक दूसरे के, लेकिन वे एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, तो उसे कहते हैं हम इनेंसियोमर। ये नया वर्ड है, इसमें से जनरली क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनेंसियोमर। दूसरा देखें, एक और एग्जांपल है, जैसे मैं अभी बताई थी एग्जांपल आप लोग को, ओ है, ओ का जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ओ ही बनेगा। ओ का जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो ओ ही बनता है। जब हम इस ओ को उठाकर इस पर क्या करें? अध्यारोपित करें, तो ओ जो है वो पूरी तरह से क्या करेगा? ये दूसरे वाले ओ को ऐसे ढक देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इनेंसियोमर नहीं बोलेंगे। ये क्या है? इनेंसियोमर नहीं है, नॉट इनेंसियोमर। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहा है, तो इसको हम इनेंसियोमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है डाई स्टीरियो आइसोमर। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड को हम इनेंसियोमर नहीं बोलेंगे।
और इनेंसियोमर के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, जैसे हमारा हैंड है, हाथ है, वो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, समान दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढकता। ये अंगूठा वाला पोर्शन जो है वो हमें ऑलरेडी दिखाई देने लगता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे इनेंसियोमर, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, तो उसे हम बोलते हैं इनेंसियोमर। इतना आपको इनेंसियोमर के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमर जब पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे, आपका ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमर के अंतर्गत देखो थोड़ा सा और क्या पढ़ना है हमको, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये आपको देखना ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। और इसी के अंतर्गत एक और वर्ड यूज होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंतर्गत, पीपीएल। पीपीएल क्या होता है, ये दोनों चीज हमें थोड़ा सा देखना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किसको बोलेंगे, तो अभी मैं क्या बताई हूँ कि जब हम लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देखें, तो लैक्टिक एसिड में दो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट एक दूसरे में अध्यारोपित नहीं होते। तो इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है उनको देखेंगे तो वो क्या होता है, उसमें एक असिमेट्रिक कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है उसमें, असिमेट्रिक कार्बन होता है। तो ऐसे कार्बन, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता हो, वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिविटी शो करता है। तो जो हम लोग अभी देखे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक असिमेट्रिक कार्बन उपस्थित रहता है, तो इसलिए वो जो लैक्टिक एसिड होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मीन्स ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एसिमेट्रिक कंपाउंड है और इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे पीपीएल। तो सबसे पहले पीपीएल क्या होता है वो देख लें। तो पीपीएल का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको लिख लेना। शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, पीपीएल, और इसका फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसको हमें पढ़ना है पीपीएल को, और ये जो पीपीएल होता है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसमें जो अभी मैं बताई हूँ आपका लैक्टिक एसिड का दो फॉर्म मिला, एक आपका क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉक, उसी को इसके अंतर्गत हम लोग पीपीएल को पढ़ेंगे। पीपीएल क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, यदि हम सिंपल लाइट को देखें, जो सिंपल लाइट होता है, वो सिंपल लाइट जो होता है उनका रेडिएशन को देखोगे, विकिरण, तो जनरली उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो सभी दिशाओं में क्या करता है, समान रूप से वो स्कैटरिंग करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल लाइट ली, इस सिंपल लाइट जो होती है उनका स्कैटरिंग देखोगे, उनका जो विकिरण है उसका फैलाव जो होता है वो सभी डायरेक्शन में ऐसे समान रूप से होता है। ये ऐसे विकिरण जो होती है वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करते रहता है या फिर वो स्कैटरिंग करता रहता है। ये किस में होता है, सिंपल लाइट में। ये जो जनरली हम लोग जो सिंपल लाइट यूज करते हैं, तो उस लाइट को जब ऑन करोगे आप लोग तो जनरली देखोगे कि उसका जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, वो सभी डायरेक्शन में, सभी ओर फोकस करता है। लेकिन जब हम इस सिंपल लाइट को किसी भी एक प्रिज्म, या उस प्रिज्म को नाम दिया गया है निकेल प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म को बोला जाता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, ये जब हम
इसको, इस सिंपल लाइट को इस निकोल प्रिज्म में डालते हैं या निकोल प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। तो ये जो लाइट होती है उनका जो विकिरण होता है वो सभी डायरेक्शन में गति ना करके वो किसी भी एक डायरेक्शन में वो क्या करने लगता है, स्कैटरिंग होने लगता है। जैसे या तो वो स्कैटरिंग होगा इस डायरेक्शन में, या स्कैटरिंग हो जाएगा इस डायरेक्शन में, या स्कैटरिंग हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब ओनली वन डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगा। जैसे सिंपल लाइट क्या था, सभी डायरेक्शन में वो क्या कर रहा था, स्कैटरिंग कर रहा था, घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। लेकिन जब हम इस लाइट को क्या कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म में डालते हैं, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को किसी भी एक डायरेक्शन में वो क्या करता है, गति कराता है, स्कैटरिंग कराता है। और इसी जो डायरेक्शन प्राप्त होती है उसी को हम बोल देते हैं PPS, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जब हम सिंपल लाइट बीम को निकोल प्रिज्म में गुजारते हैं तो ये जो लाइट होती है वो एक निश्चित या फिर एक यूनि डायरेक्शन में स्कैटरिंग करता है। इसी लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम उसको निकोल प्रिज्म से गुजार दें तो वो क्या करता है, लाइट जो है सब डायरेक्शन में ना जाकर यूनि डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में वो रोटेट करने लगता है। मीन सीधा सीधा बोला जाए कि जो है वो लाइट की दिशा जो होती है वो क्या हो जाएगा, यूनि डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शन ऑफ लाइट, यूनि डायरेक्शन में वो आ जाता है। कोई भी एक डायरेक्शन, या तो ये या ये ऐसा कोई भी एक यूनि डायरेक्शन में आ जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब देखो ये जो अब हमें क्या करना है, कोई भी किरेल कंपाउंड लेना है जिसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, PPL ज्ञात करना है। PPL कोई एक हम किरेल कंपाउंड ले रहे हैं, उस किरेल कंपाउंड पर जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, डालते हैं। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस किरेल कंपाउंड में डालते हैं तो किरेल कंपाउंड में दो टाइप का रोटेशन होता है, याद रखना इसको। सपोज हम क्या करें, ये PPL लाइट लिए, इस PPL लाइट को हम क्या कर रहे हैं, ये एक बीकर है, उस बीकर में क्या लिए हैं, ये बीकर में आपका है किरेल कंपाउंड, ये ले लिए किरेल कंपाउंड। जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस किरेल कंपाउंड में डालते हैं या इनसे गुजारा जाता है तो ये किरेल कंपाउंड में टू टाइप का, कितने टाइप का, टू टाइप रोटेशन होता है, दो टाइप का ये गति शो करता है। पहला होता है, जब ये किरेल कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन करे, ये किरेल कंपाउंड का रोटेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा हो। जब ये रोटेशन कैसा करे, क्लॉकवाइज, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करे, क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन करे। और दूसरा, जब ये किरेल कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज मीन जस्ट इससे उल्टा कर दे रही हूँ, ये ऐसा रोटेशन करे। जब ये कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो दो टाइप का रोटेशन इसमें पॉसिबल होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये दो टाइप का रोटेशन शो करता है। और इसी को जो किरेल कंपाउंड है जब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो इस फॉर्म को हम बोल देते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्मॉल डी फॉर्म।
या इसी को एक और नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है प्लस फॉर्म। दो नाम दिया गया है। डी फॉर्म, डी फॉर्म मतलब होता है डेस्ट्रो रोटेशन। डी फॉर्म मतलब डेस्ट्रो रोटेशन मीन्स दक्षिणा दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णन, ऐसे हिंदी नाम है इसका। तो ये क्या करता है, डी फॉर्म होता है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो इसको हम एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल फॉर्म। एल का फुल फॉर्म क्या होता है, लियो रोटेशन, या इसी को बोला जाता है माइनस फॉर्म, ये इसका नाम होता है। पहला को हम क्या बोलेंगे, जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो उसको हम डी फॉर्म, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो एल फॉर्म, या उसी को प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म बोला जाता है। तो ये दो प्रकार के हमें क्या मिल जाता है, किरेल कंपाउंड मिलता है। अब इसका एक एग्जांपल देखें किरेल कंपाउंड में। एग्जांपल्स तो अभी मैं आप लोग को बताई थी, किसका एग्जांपल बताई थी, लैक्टिक एसिड का ही। तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं फिर से। CS लैक्टिक एसिड, COOH कार्बन, और ये है आपका OH, ये है आपका H और CH3। जब इसका हम मिरर इमेज बनाए थे, तो ये कैसा मिला था हमें, ये COOH और आपका कार्बन, और ये आपका OH हाइड्रोजन, और ये मिला था ऐसा कंपाउंड। अब देखो इसमें हम रोटेशन देखें तो ये जो फर्स्ट दिया रहता है आपका कंपाउंड A और B, A का मिरर इमेज क्या मिला हमें, B। तो जो A होता है उनमें ये किरेल कंपाउंड है, इस किरेल कंपाउंड में ये दो टाइप का रोटेशन होगा। पहला रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करेगा, ये इनका रोटेशन कैसा हो जाएगा, ऐसे। तो ये इनका जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म या माइनस फॉर्म बोलते हैं। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेशन करेगा, उल्टा जाएगा, ये ऐसे रोटेट होगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल फॉर्म बोलते हैं या माइनस फॉर्म बोला जाता है। ये इसका दो। तो जब हम किरेल कंपाउंड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोवाइड करते हैं तो ये किरेल कंपाउंड में दो टाइप का रोटेशन होता है। जब जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट किरेल कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमाता है, देखो घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो उससे प्राप्त होने वाले जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं। और जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किरेल कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है तो उससे हमें जो फॉर्म मिलता है उसको हम एल फॉर्म बोलते हैं। तो ये हो गया डी फॉर्म और ये क्या हो गया आपका एल फॉर्म। और जब ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप का रोटेशन हो तो उसको हम एक साथ क्या बोल देते हैं, डीएल फॉर्म बोलते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो किरेल कंपाउंड रहेगा, लेकिन वो जो है जो एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं रहेगा, उसमें कार्बन की संख्या जो है वो एक से अधिक रहेगा। और जब एक से अधिक कार्बन रहेगा, एक किरेल कार्बन रहेगा एक से अधिक, तो वो डी और एल फॉर्म एक साथ शो करेगा। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिसमें लियो रोटेशन और डेस्ट्रा रोटेशन दोनों पॉसिबल हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डीएल फॉर्म बोल देते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, डीएल फॉर्म क्या होता है। तो ये अलग से पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये आता है क्वेश्चन कि हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखो
ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसका रोटेशन को हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही देख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल देखने के लिए बोलेंगे तो हम नहीं देख सकेंगे, तो उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो किरेल कंपाउंड है उसमें लाइट बीम डाली जाती है तो किस टाइप का रोटेशन होता है। और इसको देखने के लिए जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखते हैं तो लैब में इसके लिए एक अलग सा इक्विपमेंट यूज होता है और उसको बोला जाता है आपका पोलेरोमीटर। आप नाम सुने होंगे पोलेरोमीटर। तो इस पोलेरोमीटर की सहायता से हम किसी भी कंपाउंड में पीपीएल की रोटेशन को नाप सकते हैं। इतना आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, ये किरेल के अंतर्गत। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो फटाफट ले लो, फिर इसको मैं मिटा रही हूँ। उसके बाद आता है, ये आपका खत्म हो गया ऑप्टिकल आइसोमर, पूरा खत्म हो गया कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम लोग क्या देख रहे थे अपना स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को मैं दो पार्ट में डिवाइड की थी, कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। तो कल एक्सप्लेन कर दिया गया था कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशन। फिर कॉन्फ़िगरेशनल को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई की थी, वो था ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल ही मैं पूरा बता रही थी कल और आज। अभी हम लोग नया शुरू करेंगे फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो वो हो गया आपका किरेल, किरैलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद आप क्या पढ़ लोगे, इनेंसियोमर क्या है। फिर आप लोग क्या पढ़ोगे लास्ट में, वो है डी और एल फॉर्म किसे बोलते हैं। तो जब हम डी और एल फॉर्म पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पीपीएल। पीपीएल क्या है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इतना इसमें से पढ़ना है क्योंकि इसमें से जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पीपीएल क्या है, किरेल किसे कहते हैं, ए किरेल, इसी में आप लोग ए किरेल भी पढ़ लेना। किरेल का जस्ट उल्टा क्या हो गया आपका, ए किरेल। ए किरेल का एग्जांपल मैं क्या बताई थी, ओ बताई थी, अल्फाबेटिकल लेटर में आप देखोगे तो ओ बताई थी। तो किरेल क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज होता है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, तो वो किरेल। तो किरेल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ए किरेल होगा। तो ए किरेल में क्या होगा, वो मिरर इमेज रहेगा और साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा। जैसे मैं बताई थी ओ का जब मिरर इमेज बनाते हैं तो हमें ओ मिलता है, दोनों समान दिखता है, और उसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना चाहें तो वो इक्वली एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है, तो वो होता है आपका ए किरेल। वैसे ही हम लोग क्या पढ़े थे, सिमेट्रिकल कार्बन या किरेल कार्बन। वैसे आता है ए किरेल कार्बन। ए किरेल कार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें सभी ग्रुप जो है, जिसमें कार्बन परमाणु से की चारों जो संयोजकता है वो समान ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ए किरेल बोलेंगे। किरेल किसको बोले, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता जो है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हुआ। तो ये सब चीजें आप इसके अंतर्गत पढ़ लेना। मिटा दे इसको, रफ करें। अब इसमें एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समवायता। अभी तक हम लोग ऑप्टिकल पढ़ रहे थे, प्रकाशीय समवायता मीन्स प्रकाश के प्रति इनकी जो बिहेवियर है वो क्या क्या होती है उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समवायता। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यामितीय सम। ये भी किसके टाइप्स है, तो ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, उसी का टाइप है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसको बोलेंगे। अब ये सिंपल सा है, वे आइसोमर्स, वे कंपाउंड्स या आइसोमर्स जिनका संरचना, जिनका रासायनिक सूत्र समान हो,
जिनका रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन उनकी ज्यामिति अलग अलग हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड जो है वो ज्यामिति समवायता शो करता है। तो जनरली जो ज्यामिति समवायता शो करने वाले कंपाउंड्स हैं वो है आपका एल्कीन। कल बताया भी गया था। तो एल्कीन जो है वो जनरली ज्यामिति समवायता शो करता है। एल्कीन किसको बोलते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो एल्कीन। तो हम यहाँ पर ज्यामिति समवायता को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ये ज्यामिति समवायता जो है वो 2 टाइप का होता है। जैसे ऑप्टिकल समवायता को 2 पार्ट में बांट दिए ना, डी फॉर्म, एल फॉर्म। ऑप्टिकल समवायता का पहला फॉर्म क्या था? डी और दूसरा एल। वैसे ज्योमेट्रिकल समवायता को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला को बोला जाता है सिस फॉर्म और दूसरा को बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। ये आपको बताना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरली कौन सा कंपाउंड शो करता है? तो जनरली एल्केन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एल्केन्स का एग्जांपल देख रहे हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ले ली और ये एल्केन। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए? ये जो कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने वाला जो ग्रुप होता है, ये कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने वाला, मैं जैसे यहाँ पर ग्रुप लिख दे रही हूँ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है आपका H और यहाँ पर Cl और H। जब कार्बन परमाणु की संयोजकता को कंप्लीट करने वाला ग्रुप में यदि 2 समान ग्रुप वो एक साइड हो और 2 समान ग्रुप एक साइड हो या सेम पोजीशन में हो, एक दूसरे के सिस पोजीशन में हो, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं सिस फॉर्म। और दूसरा, यदि हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना दें या क्या कर दें, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उसको हम थोड़ा चेंज करके लिख दें। ये जो आपका Cl ग्रुप है उसको हम कहाँ पर कर दें? नीचे, और ये आपका H ग्रुप है। अब इसमें देखो, इस वाले जो कंपाउंड्स है, A कंपाउंड, उसमें ये जो समान ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, वो दोनों कैसा है? नीचे की ओर है। दोनों में कैसा है? नीचे की ओर। मतलब यहाँ पर समान ग्रुप एक साइड है। एक साइड मतलब समझ रहे हो, या तो दोनों नीचे होना चाहिए समान ग्रुप, या दोनों ऊपर, या दोनों राइट साइड, लेफ्ट साइड होना चाहिए, या दोनों राइट साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लो डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन और CH3 और Cl, ऐसा भी लिख सकते थे, H और H ऐसा। और फिर या करके हम इसको क्या लिख सकते थे? CH3 H और Cl, ये है, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग इसको, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या है? यदि कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ समान ग्रुप एक और उपस्थित हो, एक साइड उपस्थित हो, तो उसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देते हैं सिस फॉर्म। और जब कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ समान ग्रुप एक दूसरे के क्रॉस पोजीशन पर है, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये ग्रुप, तो वो कैसा हो? क्रॉस पोजीशन, ऐसे पोजीशन में है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये होता है आपका सिस आइसोमर। सिस आइसोमर वे आइसोमर्स होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ समान ग्रुप एक साइड उपस्थित हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म। और जब कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ समान ग्रुप एक दूसरे को क्रॉस करते हुए अरेंजमेंट हो, तो उस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म।
तो ज्यामितीय समवायता जो होती है वो दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं सिस आइसोमर्स और दूसरा को बोला जाता है ट्रांस आइसोमर्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लो हल्का सा। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, प्रॉपर्टी ऑफ इसमें दोनों में देखें सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सिस और ट्रांस आइसोमर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है उसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी देखें इसमें तो डाइपोल मोमेंट, ये पहला प्रॉपर्टी देखें। क्या होता है सिस और ट्रांस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट का मान देखा जाता है। सिस फॉर्म में क्या होता है और ट्रांस फॉर्म में क्या होता है, तो याद रखना जो डाइपोल मोमेंट होता है हमेशा इनका वेग क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर। ये जो डाइपोल मोमेंट है हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, इनका मोमेंट जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा, कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं होता। ठीक है, इस कंडीशन में जब रहता है डाइपोल मोमेंट तो वहां पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मान कुछ ना कुछ आता है, कुछ वैल्यू उसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का आता है। तो इसमें देखें सिस और ट्रांस फॉर्म में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और क्यों, ये क्वेश्चन आता है जनरली। तो इन दोनों में हम कंपेयर करें तो याद रखना जो सिस होता है, सिस का डाइपोल मोमेंट, जो सिस फॉर्म होता है उसका डाइपोल मोमेंट को म्यू से दर्शाते हैं। डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मीन्स सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आता है, वो इक्वल टू 0 नहीं होता। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होता है उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसको याद रखना, जनरली पूछा जाता है कि सिस और ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा और क्यों। तो सिस और फॉर्म में हमेशा जो सिस फॉर्म होता है उसका डाइपोल मोमेंट अधिक होता है। क्यों होता है अधिक, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर क्या बताई हूँ, डाइपोल मोमेंट का जो मोमेंट होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर मूव करता है। तो यहाँ पर देखें ये यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है, माइनस। इसमें भी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो इसमें जब ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो ये कैसे जाता है, इनकी दिशा ऐसा और इनकी दिशा क्या होगी, ऐसा होगा। तो इनका जब मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट का सिस फॉर्म में, तो वहां पर क्या मिलता है हमें, इनकी गति एक वेक्टर के रूप में मिलता है, ऐसा और ये, मतलब इन दोनों के बीच यदि हम वेक्टर निकालें तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा हमें, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट का मान हमें मिलता है। तो ये होता है सिस फॉर्म, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट सिस फॉर्म का कभी भी 0 नहीं होता। लेकिन ट्रांसफॉर्म में आप देखोगे तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यदि देखें तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ से ऐसे जा रहा है डाइपोल मोमेंट, और इसमें कहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है डाइपोल मोमेंट, ये प्लस और ये माइनस जा रहा है, और इसमें कैसे जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा इनका डायरेक्शन हो रहा है, एक प्लस और इनका माइनस। तो ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, मीन्स यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 आता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्लस और माइनस जो है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, इसलिए वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट 0 होता है और सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कोई भी वैल्यू होगा, नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको याद रखना। दूसरी और प्रॉपर्टी देखें इसमें, सेकंड प्रॉपर्टी, तो वो होता है सॉल्युबिलिटी। दूसरा क्या देख लें हम लोग,
सॉल्युबिलिटी, विलयनशीलता। अब देखो सॉल्युबिलिटी, तो सीधा सा मतलब है सॉल्युबिलिटी में जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। जो सिस फॉर्म होता है वो वाटर में घुल जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म वाटर में नहीं घुलता। इसका रीजन क्या है? तो आप लोग जनरली जानते हो कि कोई भी कंपाउंड जो है वो सेम विलायक में घुलता है, मीन्स पोलर है तो पोलर में विलय होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में विलय होता है। तो जो आपका सिर्फ आइसोमर्स होता है वो डाइपोल मोमेंट के कारण पोलर होता है, और पोलर होने के कारण वो वाटर भी कैसा है? तो वाटर भी एक प्रकार का पोलर कंपाउंड है, जो भी पोलर होता है तो दोनों पोलर होने के कारण वो वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म होता है उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए ये जो है वो ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका मान सॉल्युबिलिटी देखेंगे ट्रांसफॉर्म में, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होगा। इतना आप लोग को याद रखना। उसके बाद आपका बचा क्या है? कितने लोग जुड़े? 4 लोग। जो है वो सॉल्युबल होगा और ट्रांसफॉर्म जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। बंद हो गया।